बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने ये बताना है, ये 6 हमारे पास उन्होंने मैट्रिसेस दिए हुए हैं, इनमें से कौन से ऐसे हैं जो कि रो मैट्रिसेस हैं, कॉलम मैट्रिसेस हैं, नल मैट्रिसेस हैं या यूनिट मैट्रिसेस हैं। तो ये बताने के लिए हमें पहले खुद इल्म होना चाहिए कि यूनिट मैट्रिसेस क्या होते हैं, रो मैट्रिसेस क्या होते हैं, कॉलम मैट्रिसेस क्या होते हैं। तो आइए पहले इनके बारे में जानते हैं कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कौन सा होता है? अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे 0 1 4, ये एक ही रो है। ए बी, ये इसमें एक रो है, इसमें भी एक रो है। तो हमने ये जाना कि कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो, कॉलम 1 हो, कॉलम 2 हो, कॉलम 3 हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर रो एक है तो हम उसे रो मैट्रिक्स कहेंगे। इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो। जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें एक कॉलम है। रोज़ की अगर हम बात करें तो रो 3 है इसमें। बेशक इसमें रोज़ 3 है लेकिन कॉलम एक है। अगर कॉलम एक है तो फिर बेटा हम इसे कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। इसी तरह अगर हम इसकी बात करते हैं, इसमें एक कॉलम है, 2 रोज़ हैं। तो रोज़ बेशक 2 हैं, इधर 2 हैं, इधर 3 हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कॉलम चूँकि एक है, इस वजह से ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स है। अगर हम सी की बात करते हैं तो बेटा इसमें एक ही हमारी रो है और एक ही हमारा कॉलम है। तो ये एट द सेम टाइम ये रो मैट्रिक्स भी कहलाएगा और ये कॉलम मैट्रिक्स भी कहलाएगा। इसी तरह ज़ीरो मैट्रिक्स कौन सा होता है? इफ़ ऑल द एंट्रीज इन अ मैट्रिक्स आर ज़ीरो। अगर एक मैट्रिक्स में जितनी भी एंट्रीज हैं उस ज़ीरो के अलावा कुछ भी ना हो, जितने भी हैं वो बस ज़ीरो हैं, कोई नंबर ना हो, ज़ीरो के अलावा कुछ भी ना हो, तो वो हमारा ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। जबकि यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होता है? अ स्केलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल ऑफ इट्स मेन डायगोनल एंट्रीज आर वन। तो बेटा ये हमारे सिलेबस में जो आने हैं वो ये 3 ही यूनिट मैट्रिक्स आने हैं। एक होता है हमारा ये 1 लगा लें, या होता है ये 1 0 0 1। ये जो इसका डायगोनल है इसे मेन डायगोनल कहते हैं। बाकी दोनों जगहों पर 0 हो, इसमें 1 के अलावा कुछ भी ना हो, डायगोनल में 1 के अलावा कुछ भी ना हो, तो ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स होगा। या फिर ये होता है हमारा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो यहाँ पर भी देख लें, ये मेन डायगोनल कहलाएगा और मेन डायगोनल में 1 1 1 होना चाहिए, बाकी सारी एंट्रीज जो है ना वो 0 होनी चाहिए। तो अगर आपको रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स का कंसेप्ट क्लियर हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कंसेप्ट सबका क्लियर है, तो फिर बेटा आप आसानी से बता सकते हैं कि ये जो सेट हमें दिए गए हैं इनमें से कौन से रो हैं, कौन से कॉलम हैं, कौन से नल मैट्रिक्स हैं और कौन से यूनिट मैट्रिक्स हैं। ए वाले मैट्रिक्स को हम देखते हैं। अगर हम ए वाले मैट्रिक्स को देखें तो हम ये आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि इसमें एक रो है और 3 कॉलम है। हमने ये पढ़ा है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो चूंकि इसमें एक रो है लिहाजा ये हमारा रो मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर हम बी को देखें तो इसमें 0 है, तो ऐसा मैट्रिक्स कि जिसकी सारी एंट्री 0 हो, 0 के अलावा कुछ भी ना हो, तो ये हमारा नल मैट्रिक्स होता है, लिहाजा हम इसे कहेंगे नल मैट्रिक्स। वैसे डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसमें गौर करें तो इसमें एक रो है और एक ही कॉलम है, तो इस वजह से ये हमारा रो मैट्रिक्स भी होगा और कॉलम मैट्रिक्स भी होगा। मेन मैट्रिक्स ये नल है तो इस वजह से हमने इसे नल मैट्रिक्स कह दिया है।
सी वाले मैट्रिक्स को अगर देखें तो ये देखें मेन डायगोनल में 1 1 है, तो जिसके मेन डायगोनल में 1 1 हो वो हमारा यूनिट मैट्रिक्स होता है, तो लिहाजा हम इसको कहेंगे कि ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स है। डी को देखते हैं, सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं। क्या आप बता सकते हैं कि भला जिसमें सारे ही एलिमेंट ज़ीरो हों वो कौन सा वाला होगा? जी ये देखें, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्री ज़ीरो हों वो कौन सा होता है भला? ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। तो हम इसको नल मैट्रिक्स का नाम दे लेते हैं। ई वाले मैट्रिक्स को देखें तो इसमें एक कॉलम है और 3 रोज़ हैं, तो जिसमें एक कॉलम होगा वो क्या कहलाएगा भला? ये हमने पढ़ा है कि जिसमें एक कॉलम हो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, तो लिहाजा ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स होगा। एफ वाला, अब हम इसको देखें अगर, तो इसमें एक कॉलम है और 3 रोज़ हैं, तो इसको फिर हम, क्योंकि इसमें भी एक ही कॉलम है, तो ये भी बेटा हमारा कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई टाइप ऑफ गिवन मैट्रिसेस एज रो, कॉलम, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। यानी हमने बताना है कि ये जो 8 हमें मैट्रिसेस दिए गए हैं इनमें से कौन सा रो मैट्रिक्स है, कौन सा कॉलम मैट्रिक्स है, कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स है और कौन सा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो इससे पहले कि हम ये बताएं हमें ये पता होना चाहिए कि रो, कॉलम, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस असल में होते क्या हैं। रो मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, एक ऐसा मैट्रिक्स कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसा कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन को हम रो कहते हैं, तो इसमें एक रो है, इसमें हम देखेंगे इसमें भी एक रो है, इसमें हम देखेंगे इसमें भी एक रो है। अगर हम इस पे गौर करें तो इसमें कॉलम 3 हैं, इसमें कॉलम 2 हैं, इसमें कॉलम 1 है। कॉलम से फ़र्क नहीं पड़ता, आपने ये देखना है कि इसमें रोज़ कितनी हैं। अगर इसमें रो 1 है, वह कॉलम जितने भी हैं तो ये रो मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह अगर हम कॉलम मैट्रिक्स की बात करते हैं तो कॉलम मैट्रिक्स वो होता है जिसमें एक कॉलम है, जैसे इसमें भी एक कॉलम है, इसमें भी एक कॉलम है, इसमें भी एक कॉलम है। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि इसमें रोज़ कितनी हैं। कॉलम 1 अगर होगा तो वो हमारा कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी जितनी उसमें रोज हैं उतने ही कॉलम होने चाहिए। जैसे अगर हम लिखते हैं, ये मान लें मैंने ए लिखा है, तो इसमें एक रो है और एक कॉलम है, जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम हैं। अगर मैं ये लिखता हूँ 2 3 4 एंड 5, तो बेटा इसमें रोज़ कितनी हैं? 2 हैं। कॉलम कितने हैं? 2 हैं। तो जितनी रोज़ हैं उतने ही कॉलम हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। जबकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी रोज़ की तादाद और कॉलम्स की तादाद आपस में बराबर नहीं होती। मिसाल के तौर पर हम लिख लेते हैं ये 2 एंड 3, तो अगर हम देखें इसमें रोज़ कितनी हैं? 2, कॉलम कितने हैं? 1। रोज़ 2, रो 2 हैं जबकि कॉलम 1 है, तो इस वजह से ये हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि रोज़ की तादाद और कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं है। हम ये इस तरह लिख लेते हैं 1 4 5 0 -3 2। तो अगर हम इसको देखें तो इसमें 3 रोज़ हैं जबकि 2 कॉलम्स हैं, तो इसमें भी रोज़ 3 हैं, कॉलम 2 हैं। चूँकि दोनों की तादाद बराबर नहीं है, लिहाजा ये हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो जो हमने इनमें पढ़ा है वो एक मतलब रिवाइज कर लें। रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो होती है,
कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें जितनी रोज़ हों उतने ही कॉलम्स हों, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस ऐसे मैट्रिसेस जिनमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद बराबर ना हो, यानी जितनी रोज़ होती हैं उतने कॉलम्स नहीं होते, दोनों की तादाद डिफरेंट होती है। तो अब हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। अगर हम ए पर गौर करें तो इसमें हमारी 3 रोज़ बनती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस रोज़ होती हैं और एक कॉलम बनता है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे बेटों को समझ आ गई होगी, पता लग गया होगा ये कौन सा है जिसमें एक कॉलम हो, वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, कॉलम मैट्रिक्स। तो हम नाम दे देते हैं इसको कॉलम मैट्रिक्स। बी वाला, अगर हम इसमें रोज़ बनाएं तो इसमें 2 रोज़ बनेंगी और 2 ही कॉलम्स। आप देख सकते हैं कि रोज़ जो है वो भी, उनकी तादाद भी 2 है और जो कॉलम है उनकी तादाद भी 2 है। तो जितनी रोज़ हों उतने ही अगर वो कॉलम्स हों तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, लिहाजा ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। सी को देखते हैं, हमने रोज़ बनाई और कॉलम्स बनाते हैं, तो हम देख सकते हैं कि इसमें रोज़ कितनी हैं 2, कॉलम्स कितने हैं 3। तो रोज़ और कॉलम्स की तादाद बराबर है नहीं, तो अगर रोज़ और कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं होगी तो वो क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो लिहाजा हम इसे कहेंगे कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। डी को देखते हैं, डी में रोज़ बनाते हैं, 2 रोज़ आ गई, कॉलम बनाते हैं 2 कॉलम्स आ गए, रोज़ कितनी हैं 2, कॉलम्स कितने हैं 2, रोज़ और कॉलम्स इक्वल हैं जी। तो अगर रोज़ और कॉलम इक्वल होंगे तो वो क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो लिहाजा ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स ई, सबसे पहले हम इनमें रोज़ बनाएंगे, रोज़ आ गई हमारी 3। अब हम कॉलम्स बनाते हैं, कॉलम्स आ गए हमारे 2, रोज़ हैं 3, कॉलम हैं 2। क्या रोज़ और कॉलम दोनों इक्वल हैं, नहीं। तो अगर रोज़ और कॉलम इक्वल नहीं हैं तो वो हमारा क्या होगा भला, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इस वजह से हम इसे कहेंगे कि ये हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। एफ वाला, हम इसमें बनाते हैं रोज़, 1 रो है, कॉलम बनाते हैं, कॉलम है 3। तो जिसमें भी एक रो हो, जिसमें भी एक रो होती है वो हमारा रो मैट्रिक्स कहलाता है। तो लिहाजा ये हमारा रो मैट्रिक्स होगा। लेकिन अगर आप गौर करें तो इसमें चूंकि रोज़ और कॉलम्स इक्वल नहीं हैं तो ये हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है, लेकिन चूंकि 1 रो वाले को रो मैट्रिक्स ही कहते हैं तो इस वजह से हमने रो मैट्रिक्स लिख लिया है। वैसे ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी एट द सेम टाइम है, जैसे ये वाला, ये कॉलम मैट्रिक्स है, एट द सेम टाइम ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। जी वाला, इसमें रोज़ बनाते हैं, रोज़ आई हैं 3, कॉलम बना लेते हैं, कॉलम आगे हैं 3, रोज़ भी 3 हैं, कॉलम्स भी 3 हैं। तो अगर रोज़ और कॉलम इक्वल होंगे तो वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। लिहाजा हम इसे कहेंगे कि ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। एच,
मैट्रिक्स एच को देखते हैं, इसमें हमने रोज़ बनाई तो रोज़ आ गई हमारी 3, कॉलम हम बनाते हैं तो कॉलम आ गए 2, रोज़ 3 हैं, कॉलम 2 हैं। क्या रोज़ और कॉलम बराबर हैं? नहीं। तो अगर रोज़ और कॉलम बराबर नहीं हैं तो ये हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो लिहाजा हमने ये लिख दिया है कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 3 है आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। तो उसको सॉल्व करने से पहले हम डायगोनल, स्केलर और यूनिट मैट्रिसेस में फ़र्क जानते हैं। आइए देखते हैं डायगोनल मैट्रिसेस क्या होते हैं। ये डेफिनेशन आपकी बुक के पेज नंबर 50 और 51 के ऊपर ये डेफिनेशन ऐसी ही लिखी हुई है। डायगोनल मैट्रिक्स, a square matrix is called a diagonal matrix if at least any one of the element of its main diagonal is non-zero and non-diagonal elements are zero। एक सादा सी मिसाल से डायगोनल मैट्रिक्स को समझते हैं। अगर ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो ये वाले जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये वाले, ये हमेशा ज़ीरो होने चाहिए। जो लिखा हुआ है ना, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो, तो ये दोनों नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये ज़ीरो होने चाहिए। अब हम यहाँ की बात कर लें, ये हैं डायगोनल एलिमेंट्स, तो यहाँ पर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि ज़ीरो ना हो। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 0 हो, तो एक कम से कम ऐसा एलिमेंट है जो कि ज़ीरो नहीं है। अगर यहाँ पर भी 0 आ जाए तो फिर ये नल मैट्रिक्स हो जाता है। इसलिए इन दोनों में से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि ज़ीरो ना हो। लेट्स सपोज जैसे मैंने इधर 2 लिखा है, इधर 2 लिखा है, इधर 0 है, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा। अगर आप यहाँ पर भी कोई नंबर लिख देते हैं, लेट्स सपोज 5, तो ये तब भी डायगोनल ही रहेगा। तो इंतहाई सादा अल्फाज में डायगोनल मैट्रिक्स को समझते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में यहाँ पर एलिमेंट हमेशा ज़ीरो होंगे, जबकि यहाँ वाले एलिमेंट, इन दोनों में से कम एक ऐसा होना चाहिए जो कि ज़ीरो ना हो, या दोनों ही ज़ीरो ना हो, या दोनों में से कम एक जो है ना वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इसकी एक और मिसाल समझते हैं। अगर ये हमारा 3x3 वाला कोई मैट्रिक्स हो, यानी जिसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स हो, तो ये हमारा मेन डायगोनल कहलाएगा। तो अगर यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 3 0 0 0 4 0 0 0 और 5, तो अब ये देखें, ये इस मेन डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या हैं? ज़ीरो। वो ज़ीरो होने चाहिए। और ये जो डायगोनल है इसमें कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो कि ज़ीरो ना हो। जो मैंने आपके सामने लिखा है इसमें तीनों ही ज़ीरो नहीं है, तो ये डायगोनल है। अगर मैं यहाँ पर भी ज़ीरो लगा दूँ, यहाँ पर भी ज़ीरो लगा दूँ, तो तब भी ये डायगोनल होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर भी ज़ीरो लगा देता हूँ तो फिर ये नल मैट्रिक्स कहलाएगा। लेकिन अमूमन जो है ना वो यहाँ पर हम कोई नंबर लिख लेते हैं, तो ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। एक मतलब दोबारा से आसान अल्फाज में समझते हैं कि डायगोनल में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि ज़ीरो ना हो। अगर सारे ज़ीरो नहीं है तब भी वो डायगोनल है। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट हैं वो ज़ीरो होने चाहिए, तो ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। स्केलर मैट्रिक्स पढ़ते हैं। स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स की ही एक टाइप है, इसलिए लिखा हुआ है अ डायगोनल मैट्रिक्स, यानी एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। हमें स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे इफ ऑल द एंट्रीज इन द मेन डायगोनल आर द सेम एंड नॉन जीरो। इसका मतलब ये है कि जो डायगोनल वाले, जो मेन डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं, ये हमारा डायगोनल होता है, तो ये दोनों एलिमेंट्स हमारे सेम होने चाहिए। अगर इधर 2 है तो इधर 2 होना चाहिए, इधर तो होना ही 0 चाहिए ना। ये दो यहाँ पर तो हमेशा 0 होगा। अगर ये दोनों एलिमेंट सेम है, हवा कुछ भी हैं, 2 2 है, इधर 3 है तो इधर 3 है, इधर 4 है तो इधर 4 है, अगर डायगोनल वाले एलिमेंट सेम है तो फिर हमारा वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसकी एक और मिसाल देख लेते हैं। मान लें ये लिखा हुआ है
तो यहाँ पर भी देख लें, ये डायगोनल वाले सारे एलिमेंट्स सेम है। अगर डायगोनल वाले सारे एलिमेंट सेम हैं और बाकी सारे ज़ीरो हैं तो वो बेटा स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स की एक ऐसी टाइप है जिसमें डायगोनल के दोनों एलिमेंट 1 1 होते हैं। मसलन उसकी मिसाल ये होती है 1 0 0 1। तो अगर यहाँ पर ये एलिमेंट सेम हो और वो सेम एलिमेंट 1 हो तो फिर वो यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर हम 3/3 की मिसाल दें तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 कि ये जो हमारे डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं ये 1 1 होने चाहिए, तो ये होंगे, या फिर ये होता है। तो अगर हम एक लाइन में इन तीनों में फ़र्क समझें, डायगोनल मैट्रिक्स में, स्केलर मैट्रिक्स में और यूनिट मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस होता है, तो प्यारे बेटो अगर आपके ये जो मेन डायगोनल वाली एलिमेंट्स हैं ये दोनों डिफरेंट हैं तो वो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर ये डायगोनल एलिमेंट्स वाले दोनों एलिमेंट सेम हैं, अगर ये डायगोनल एलिमेंट्स दोनों हमारे सेम हैं तो वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। और अगर हमारे वो जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 1 हैं तो वो यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। तो अब इनकी उम्मीद है आपको इन डेफिनेशन समझ आ गई होंगी। अब इनकी मदद से पार्ट करते हैं। अगर हम ए वाले को देखें तो इसमें हम गौर करें तो ये हमारे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 और 1 हैं। तो जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स हमारे 1 1 हों वो हमारा यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। तो लिहाजा हम लिखेंगे कि ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो डायगोनल में 5 और 5 है, दोनों डायगोनल एलिमेंट सेम हैं। तो अगर दोनों डायगोनल एलिमेंट सेम हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। तो लिहाजा ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स होगा। अगर हम यहाँ पर डायगोनल को देखें तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 0 है, दोनों सेम नहीं है। अगर दोनों सेम ना हो तो ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स होगा। अगर हम डी की बात करते हैं तो अब आप गौर करें और बताएं मुझे, क्या ये दोनों सेम हैं? नहीं। तो अगर सेम नहीं है तो ये क्या होगा, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर है या यूनिट मैट्रिक्स है? उम्मीद है आपको पता लग गया होगा कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ई को हम देखते हैं तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, दोनों सेम है। तो अगर दोनों सेम हो तो वो हमारा क्या होता है भला, स्केलर मैट्रिक्स। तो इस वजह से हम इसे क्या लिखेंगे कि ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो पहले बेटा हम समझते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स से क्या मुराद है। तो इसकी डेफिनेशन जो बुक में लिखी हुई है पेज नंबर 51 पे वो कुछ इस तरह से है, अ मैट्रिक्स obtained from a given matrix by interchanging the rows and columns is called transpose of given matrix। यानी किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज तब बनता है अगर आप उनकी रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर दें और कॉलम को रोज़ में कन्वर्ट कर दें। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास ये एक मैट्रिक्स हो ए, मैं लिखता हूँ 2 3, तो ये इसकी रो है। तो ए का अगर मैंने ट्रांसपोज लिखना है तो ए ट्रांसपोज कुछ इस तरह से होगा, ए ये ऊपर टी लिख दें तो ये ट्रांसपोज होता है। अगर हम इसकी रो को कॉलम बना देंगे, इस रो को ये रो है, अगर हम इसको ऐसे लिख देंगे तो ये कॉलम हो जाएगा। यानी मैं इसे ऐसे लिख दूंगा, ये रो थी, मैंने इसे कॉलम में कन्वर्ट कर देना है, यानी मैंने इसे लिख देना है 2 और 3। तो जब इसकी रो इसके कॉलम में कन्वर्ट हो गई है तो बेटा ये इसका ट्रांसपोज होगा। चलें क्वेश्चन करते हैं, मज़ीद आपकी कन्फ्यूजन जो है ना वो क्लियर हो जाएगी। जैसे ये ए लिखा है, मैंने इसका ट्रांसपोज लेना है, तो ट्रांसपोज के लिए हम क्या करते हैं, ये इसकी रो है, ये दूसरी रो है,
इन दोनों रोज को हम कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी ये रो इस रुख को होती है, कॉलम को इस रुख को, यानी इसको ऐसे कन्वर्ट कर दें। ये 2 3 हॉरिजॉन्टल था, हमने इसे वर्टिकल कर दिया। इसी तरह ये 4 5 हॉरिजॉन्टल था, इसको भी मैं वर्टिकल कर देता हूँ, 4 और 5। तो बेटा ये ए का ट्रांसपोज आ गया है, इसको हम लिखते हैं ए टी। किया क्या हमने, जो रोज थी ये फर्स्ट रो थी, इसको मैंने फर्स्ट कॉलम बना दिया, ये जो सेकंड रो थी इसको मैंने सेकंड कॉलम बना लिया। अगर हम इसको देखें तो गौर कीजिएगा, ये कॉलम है तो हमने इसको रो बना लेना है। कैसे, 3 है, फिर 7 है और फिर 6 है, तो ये इसको हम लिखेंगे बी ट्रांसपोज। हमने इसके कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया है, तो ये ट्रांसपोज होता है। पार्ट सी की तरफ चलते हैं। हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, तो डेफिनेशन में हमने पढ़ा है ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, जो उसकी रो होती है उसको कॉलम में बदल देते हैं और जो कॉलम होते हैं उसको रोज में बदल देते हैं। तो यहाँ पर चूंकि ये उसकी रो दी गई है, तो जब मैं इसका ट्रांसपोज लूँगा तो इस रो को मैं कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगा। जब मैं इसे कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगा तो ये आ जाएगा 5 -2 और 4, यानी वो लाइन जो इस रुख को थी, हॉरिजॉन्टल थी, उसको मैंने वर्टिकल में बदल दिया है, तो ये बेटा इसका ट्रांसपोज आ गया। इस तरह अगर हम इसकी बात करें तो इसमें 2 कॉलम हैं और 3 रोज हैं। मैं इसके इस कॉलम को इसकी रो में कन्वर्ट कर दूंगा, यानी इसको मैं ऐसे लिख दूंगा। तो जब मैं इसे रो में कन्वर्ट करता हूं तो डी आ जाता है हमारा ये 2 3 4। जो लाइन ऐसे वर्टिकल थी वो अब हॉरिजॉन्टल में हो गई है। इस तरह ये दूसरा हमारा कॉलम है, तो इसको भी हम रो में कन्वर्ट कर देंगे, यानी ऐसे कन्वर्ट कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 5 6 और 7, और ट्रांसपोज के लिए ऊपर टी लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स से क्या मुराद होता है। तो द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड, किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव हमें तब हासिल होता है बाय मल्टीप्लाइंग ईच ऑफ इट्स एलिमेंट बाय -1, अगर हम उसके हर एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई कर दें। लेट्स सपोज कि हमारे पास a है 2 3 -1 और 0। अगर हम इसके हर एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, और सादा अल्फाज में समझें तो बस भाई हमने इनका साइन चेंज कर देना है। जो प्लस के हैं वो माइनस के बना देने हैं, जो माइनस के हैं वो प्लस के बना देने हैं। जैसे ये प्लस ए है, ये हो जाएगा -a, ये +2 है, ये क्या हो जाएगा -2, ये +3 था, हो जाएगा -3, ये -1 था, ये हो जाएगा +1। 0 बेटा ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है, तो इसलिए 0 को हम 0 ही लिखे रहने देते हैं, इसके साथ कोई साइन नहीं लिखते। और उमूमन प्लस का साइन भी नहीं लिखा जाता, इसलिए हम ये साइन भी नहीं लिखते। तो हमने इस मिसाल से क्या समझा है, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स बनाना इंतहाई आसान है। बस हमने क्या करना है, हमने इनका साइन चेंज कर देना है। जो प्लस का होगा उसको माइनस का कर देना है, जो माइनस का होगा उसको हमने प्लस का कर देना है। तो चलिए ये 3 पार्ट हैं वो हल करते हैं। ये a है, तो इसका नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा, हम इसका साइन चेंज कर देंगे। +a है तो ये -a हो जाएगा। -3 था तो इसका साइन चेंज करेंगे, तो -3 को हम कर देंगे +3। 0 बेटा 0 ही होता है, 0 के साथ कोई साइन नहीं होता, ना प्लस ना माइनस। अगर आप लगा भी लें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये +5 था, ये -5 हो जाएगा, और ये +6 है तो ये -6 हो जाएगा। तो इस तरह बेटा ये a का नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया है। क्या किया हमने, सिंपल जस्ट इनके साइन बदले हैं।
जो प्लस वाला था उसको माइनस का कर दिया है, जो माइनस वाला है उसको प्लस का कर दिया है। इसी तरह हम पार्ट बी करते हैं, तो हमने क्या करना है, जस्ट इनके साइन चेंज करने हैं। जिसके साथ कोई साइन ना हो, प्लस का होता है, तो हम इसे क्या करेंगे, माइनस बी। ये माइनस का है तो उसको चेंज करेंगे, तो माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, तो +3। ये +3 है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, -3। ये -2 है तो ये चेंज होके +2, और ये +2 है ये चेंज होके -2। तो ये अमूमन ये प्लस के साइन हम साथ नहीं लिखते, तो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं। तो ये हमारा बी का नेगेटिव मैट्रिक्स हो गया है। अब हम सी का नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करते हैं। इंतहाई आसान सा वही बात जो पार्ट ए में पार्ट बी में किया है, बस हमने इनके साइन चेंज कर देने हैं। जो प्लस के हैं वो माइनस के, और जो माइनस के हैं वो प्लस के। तो ये +c है, -c हो जाएगा। ये -9 है, +9। ये +1 है, -1। ये +1 है, -1। ये -7 है, +7। तो प्लस का साइन हम बेशक ना लिखें या लिखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 2 3 4 5, बी इज़ इक्वल टू 7 6 5 8, देन वेरीफाई दैट। पार्ट नंबर 1 है कि ए का अगर हम 2 बार ट्रांसपोज लें तो वो ए आ जाता है। इसी तरह हमने प्रूव करना है कि बी का भी 2 बार ट्रांसपोज लें तो वो बी आ जाता है। तो पहले हम ए वाले पार्ट को करते हैं। तो हमें ए जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। हमें ए दिया गया है, ये क्वेश्चन में दिया गया है 2 4 3 5। अब हम क्या करेंगे, इसके चूंकि हमने 2 ट्रांसपोज लेने हैं तो पहले एक मरतबा ट्रांसपोज लें। हम ए लिखते हैं और ये ऊपर टी मतलब ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में हमने क्या करना होता है कि ये जो हमारी रो थी हमने इसको कॉलम बना लेना होता है। रोज और कॉलम्स को हमने इंटरचेंज करना होता है। ये रो जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन थी, अब मैंने उसे वर्टिकल लाइन बना लिया है। 2 3, ये 4 5। ये दूसरी रो थी तो हम इसको दूसरा कॉलम बना लेंगे, यानी 4 5। वो रोज ये हॉरिजॉन्टल थी, हमने इसको वर्टिकल में लिख लिया। सेकंड रो थी, इसको हमने सेकंड कॉलम बना लिया। तो ये इसका एक मतलब ट्रांसपोज हो गया। अब मैं इसका दूसरी बार ट्रांसपोज लेता हूँ, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो जब मैंने इसका ट्रांसपोज लिया तो अब क्या करना है, दोबारा से ये जो इसकी रो थी इसको हमने कॉलम बना लेना है, इस रो को लिख लेना है। ये 2 4 रो में था, हॉरिजॉन्टल लाइन में था, तो अब मैंने इसे वर्टिकल लाइन यानी कॉलम बना लेना है, 2 4। इसी तरह ये 3 5, ये सेकंड रो थी हमारी, इस तरफ को हमने इसको इस तरफ को लिख देना है, यानी 3 और 5। तो ये मैंने ए का 2 बार ट्रांसपोज ले लिया। जब ए का मैंने 2 बार ट्रांसपोज लिया तो आप इधर से देख सकते हैं ए हमारा क्या था, 2 3 4 5। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या है, 2 3 4 5। तो अगर हम इन दोनों को देखें तो हमें ये पता लग जाएगा कि जो ए है वही ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है। तो हम कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड हो गया। क्या प्रूव हो गया कि अगर ए का हम 2 मरतबा ट्रांसपोज लेंगे तो वो ए आ जाएगा। इसी तरह वह हम बी वाले पार्ट को करते हैं जो कि है 7 6 5 8। हम इसका एक मरतबा ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज में ये जो रो है इसको हम कॉलम बना लेते हैं। तो ये रो थी, हमने उसको कॉलम बना लिया। ये दूसरी रो थी, इसको हमने दूसरा कॉलम बना लिया। ये उस रुख को रोज थी, हमने इसको कॉलम में कन्वर्ट कर लिया। अब दोबारा से हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो ट्रांसपोज में फिर क्या करते हैं, हम रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं।
तो अब इसकी रो हमारी इस तरफ को होगी, ये रो होगी। तो अब हम इसको कॉलम बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7 5, इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाएंगे तो 6 और 8। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि बी वाला मैट्रिक्स भी वही है और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज भी वही है। तो ये दोनों मैट्रिक्स चूंकि सेम हैं तो हम कह लेते हैं हेंस प्रूव्ड कि बी ट्रांसपोज का जब मैंने ट्रांसपोज लिया तो ये बी वाला ही आ गया। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 मुकम्मल हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 है शो दैट L इज इक्वल टू 2 3 4 3 माइनस 2 5 4 5 0 इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने से पहले हम ये जानते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स असल में कहते किसे हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ये डेफिनेशन पेज नंबर 52 पर लिखी हुई है बुक के, तो वहाँ से आप देख सकते हैं A square matrix A is called symmetric if it is equal to its transpose। यानी वो ये कहना चाह रहा है कि एक मैट्रिक्स A तब सिमेट्रिक होगा अगर उसका A का मैं ट्रांसपोज लूँ और वो वही आ जाए जो कि A है। मिसाल के तौर पर अगर मैं A लिखता हूँ 2 3 3 एंड 2 और मैं इसका ले लूँ ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, ये जो रोज़ हैं उनको हम कॉलम बना लेते हैं। तो ये 2 जो इस रुख को थी हॉरिजॉन्टल लाइन थी उसको मैंने वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट कर दिया। 3 ये दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन थी तो इसको दूसरी वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट कर देंगे यानी दूसरा कॉलम बना देंगे। तो बेटा ये आ गया। अगर आप यहाँ पर गौर करें तो आप देख सकते हैं ए भी वही है और ए ट्रांसपोज भी वही है। हम कह सकते हैं कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू होगा ए के। तो अगर ए भी वही हो ए का ट्रांसपोज भी वही हो तो फिर बेटा इसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम समझते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू हो नेगेटिव ऑफ ए के। तो इसकी एक मिसाल लेते हैं। मान लें हमारे पास ए है 0 -2 2 एंड 0। अगर हम इसका ए ट्रांसपोज लें, ए का ट्रांसपोज लें तो वो आ जाएगा, इस रो को हम कॉलम बना लेंगे, इस रो को हम दूसरा कॉलम बना लेंगे तो ये आ जाएगा 0 -2 2 और 0। अगर हम इसमें गौर करें तो अब ये दोनों जो है ना वो इक्वल नहीं आए, तो हम क्या करते हैं, हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। 0 तो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, वो 0 ही रहेगा। ये +2 है ये -2 हो जाएगा, ये -2 +2 हो जाएगा और ये 0 0 ही रहेगा। तो ये आप देख सकते हैं ये ए ट्रांसपोज था ये माइनस, और ये सारे का सारा दोबारा से हमारा ए बन गया है तो इसकी जगह मैं ए लिख लेता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज -a के इक्वल आया है, तो लिहाजा अब ये जो ए है वो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। उम्मीद है आपको सिमेट्रिक की समझ आ गई होगी। तो हमने इन मिसालों से सिमेट्रिक के बारे में क्या जाना। अगर ये हमारा सेट L है, हम इसका ट्रांसपोज लें और वो ट्रांसपोज L ही के इक्वल आ जाए तो फिर L जो है ना हमारा सिमेट्रिक कहलाएगा। तो हमने क्या करना है, हमने सिर्फ इसका ट्रांसपोज लेना है और देखना है कि वो इसी के बराबर आता है कि नहीं आता। तो हमारे सॉल्यूशन में हम लिखते हैं L होगा 2 3 4 3 -2 5 4 5 0। हम L का लेते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, इन रोज़ को हम कॉलम्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ये पहली रो थी तो ये पहला कॉलम हो जाएगा, ये सेकंड रो थी तो ये सेकंड कॉलम हो जाएगा, और ये जो थर्ड रो है ये हमारा थर्ड कॉलम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर बआसानी देख सकते हैं कि L भी वही है और L का ट्रांसपोज भी वही है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हेयर L का ट्रांसपोज और L इक्वल हैं, सो L इज सिमेट्रिक।
डियर स्टूडेंट, जैसे कि ऊपर बात हो गई थी कि कोई भी मैट्रिक्स तब सिमेट्रिक होगा अगर उसका ट्रांसपोज भी वही हो और वो खुद भी वही हो। तो हमने यहाँ पर देखा है एल भी वही है और एल का ट्रांसपोज भी वही है, लिहाजा एल सिमेट्रिक है।